टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अब जो हमारे इस आंदोलन में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने किस तरीके से इस मूवमेंट को देखा। सबसे पहले अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया उनके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन क्यों किया। दूसरा, उनकी क्या विचारधारा थी, कौन उनके लिए आइडियल थे जिसके को फॉलो करके आना चाह रहे थे, और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। कंट्री साइड यानी जो गांव के इलाके थे वहां पर जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी, मतलब जो ऐसे किसान थे जो थोड़े से उनका जो समुदाय था जो बड़े किसानों में आते थे, रईस किसानों में आते थे, जैसे कि पाटीदार थे गुजरात के, जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, ये बहुत एक्टिव थे मूवमेंट के अंदर, क्योंकि ये लोग जो है कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, मतलब ऐसे क्रॉप जिनकी फसल पे पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो है उस तरीके के जो क्रॉप्स थे उनको उगाते थे। इसी वजह से जो ट्रेड डिप्रेशन हुआ और जो दाम गिरे उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा असर इन पर आए, क्योंकि उनकी जो एक कैश इनकम आ रही थी इस कमर्शियल क्रॉप के थ्रू वो जो है बिल्कुल गायब हो गई। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि जो गवर्नमेंट की एक इनकम डिमांड है उनको लेकर वो कैसे पूरा करेंगे, उसको कैसे पे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई अभी किसान परेशान है कि उनके पास पैसा देने के लिए है ही नहीं क्योंकि दाम गिर गए और वो क्या कहते हैं डिप्रेशन है, तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पे आया। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने कहा हम अपनी रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं करेंगे। ऐसे में एक बहुत ज्यादा असंतोष टाइप का जो है फैल गया। अब ये जो रिच पीजेंट्स थे ये बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं जोश से सपोर्ट किया इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, क्योंकि अभी उनको ये लग रहा था ये इनसे लिंक्ड है। अपनी कम्युनिटीज जो थी उनको ऑर्गेनाइज किया और कई बार जो है जो मेंबर्स इंटरेस्टेड नहीं भी हो रहे थे उनको जबरदस्ती फोर्स किया कि तुम इन बॉयकॉट प्रोग्राम्स में जो है हिस्सा लो। उनके लिए जो स्वराज की लड़ाई थी वो एक तरह से किस तरह की लड़ाई थी कि जो उनका संघर्ष था इतने हाई रेवेन्यूज को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वराज में हिस्सा लिया। लेकिन पर उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई जब मूवमेंट को जो है बंद कर दिया गया 1931 में बिना रेवेन्यू रेट्स के रिवाइज किए हुए। तो जब मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ 1932 में तो बहुत सारे उसमें ऐसे थे पीजेंट्स जिन्होंने मना कर दिया हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि पहले जब वो आए तो बहुत जोश से आए, उनको ये लगा कि हाँ ये तो हमसे संबंधित है, हमें इसमें पूरा हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जब बीच में महात्मा गांधी ने उसको मूवमेंट को बंद कर दिया तो उनकी जो एक डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई, तो उनका जो इतना टाइम पीरियड का संघर्ष था वो बेकार गया। तो नेक्स्ट टाइम जब फिर दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ना तो उनमें वो जोश था और ना उन्होंने फिर एक तरह से उसमें हिस्सा लेने की कोशिश की। अब जो गरीब पीजेंट्री थी वो उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कि ये रेवेन्यू डिमांड जो है इसके दाम कम हो या इसकी रेवेन्यू डिमांड की जो उनसे जो इनकम ली जा रही है उसमें कोई कमी करी जाए, क्योंकि सबके सब जो है बहुत ज्यादा छोटे किसान थे जो कि एक तरह से मजदूरी के तौर पर दूसरे की जमीन पर काम करते थे जो उन्होंने लैंडलॉर्ड से ही रेंट पे ले रखी थी। अब जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता गया जो कैश इनकम थी वो और धूमिल होती गई। जो स्मॉल टेनेंट्स थे अब उनको मुश्किल होने लग गया कि भाई मैं अपना रेंट कैसे चुकाऊं। वो चाहते थे कि अनपेड जो रेंट है यानी कि जो वो बकाया किराया नहीं दे पा रहे हैं लैंडलॉर्ड को उसे जो है एक तरह से माफ कर दिया जाए। उन्होंने भी बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट द्वारा लीड किए जा रहे थे। अब ये जो मुद्दे थे जिससे जो रिच पीजेंट्स थे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते थे अगर ऐसे मुद्दों को उठाया जाता, तो कांग्रेस जो है वो सपोर्ट नहीं करने को तैयार थी।
तो नो रेंट कैंपेन्स थी कई जगहों पे, उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर उसने ये वाले मुद्दे उठाए तो जो रिच पीसेंट्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो इनसे नाराज हो जाएंगे। तो कांग्रेस जो है वो तैयार नहीं थी कि हम इन सारे कैंपेन्स में हिस्सा लें। तो कई जगहों पे ऐसा हुआ जहां कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया। तो एक तरीके से जो रिलेशनशिप था पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन सा रहा, मतलब उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी। अब बात करते हैं बिजनेस क्लास की। उन्होंने कैसे जो है अपने आप को रिलेट किया इस सिविल मूवमेंट से। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने खूब प्रॉफिट्स कमाए और काफी ज्यादा पावरफुल बन गए, जैसा कि अभी आप चैप्टर 5 में देखेंगे। वो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने जो है जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, अब उनके खिलाफ रिएक्ट किया, क्योंकि उसके कारण उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज थी वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी। वो चाहते थे कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, जो भी हमारे फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ ही साथ जो रुपी और स्टर्लिंग का फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, वो भी जो है इनको काफी हद तक एक तरह से डिस्करेज कर रहा था। जो भी इंपोर्ट्स हो रहे थे उसको बढ़ावा नहीं दे रहा था, बल्कि उसको और कमजोर बना रहा था। तो अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनाई और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 से हम फिक्की बोलते हैं। इसको जो लीड कर रहे थे वो बहुत ही बड़े जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी.डी. बिरला। इन लोगों ने जो है अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल जो वो चल रहा था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया और फिर सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब वो सबसे पहले लॉन्च हुआ। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी, जो भी बाहर से इंपोर्टेड गुड्स थे उनको खरीदने से, बेचने से मना कर दिया। ज्यादातर बिजनेसमैन जो है उनको ऐसा लगा कि स्वराज जो है वो समय है जब ये जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस है बिजनेस के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ट्रेड और इंडस्ट्री जो है फिर दोबारा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पूरी तरह से फ्लरिश कर जाएगी, मतलब फल फूल जाएगी। पर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई, तो बिजनेस ग्रुप जो है अब उनका जो एक जोश था वो एक जैसा नहीं रह गया, कहीं ना कहीं वो भी ठंडा पड़ गया। उनको ये डर था कि मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा ना एक्टिव हो जाएं, और साथ ही साथ उनको ये लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहा लंबा तो उनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा बाधित होगा। साथ ही साथ जो सोशलिज्म है उसकी जो एक प्रभाव थी वो बढ़ती जा रही थी यंग मेंबर्स पे कांग्रेस। तो ये सारी चिंताएं जो है उन्हें भी सताने लगी। तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी अब उसने हिस्सा नहीं लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत बड़ी संख्या में, सिवाय नागपुर रीजन को छोड़। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कांग्रेस के पास आते गए, वर्कर्स जो है वो अकेले पड़ते गए। पर इसके बावजूद भी कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे विचार थे गांधीयन प्रोग्राम के, जिससे ये लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये वाले प्रोग्राम्स के इनके समर्थन में, जैसे कि बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स का। ये उनको अपना लगा कि जैसे उनके खुद के मूवमेंट जो थे लो वेजेस के, कम दाम मिल रहे हैं, पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, तो ये सब चीजें सोच के उन्होंने फिर भी हिस्सा ले लिया। रेलवे वर्कर्स जो थे 1930 में उन्होंने स्ट्राइक कर दी। डॉक वर्कर्स जो शिप वाले शिपयार्ड पे वगैरह पे होते हैं, उन्होंने 1932 में स्ट्राइक कर दी। 1930 में हजारों की संख्या में वर्कर्स जो हैं छोटा नागपुर के जो टिन माइंस के थे, उन्होंने गांधी कैप लगाई और फिर प्रोटेस्ट करने के लिए जो रैलीज निकाली जा रही थी उसमें हिस्सा लिया, बॉयकॉट कैंपेन्स में हिस्सा लिया। पर कांग्रेस जो है अभी भी यहाँ पर थोड़ा हिचकिचा रही थी कि वर्कर्स को इंक्लूड किया जाए, जैसा कि क्या कहते हैं, या जो वर्कर्स की डिमांड्स हैं, अपना जो उनका एक प्रोग्राम चल रहा है स्ट्रगल का,
उसमें वर्कर्स की जो डिमांड्स है उसको इंक्लूड करने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हट रही। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर हमने वर्कर्स की डिमांड मान ली तो हमारे से इंडस्ट्रियलिस्ट दूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो एंटी इंपीरियल फोर्सेस हैं वो जो है हावी हो जाएंगे या वो भी डिवाइड हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था बहुत ज्यादा मात्रा में हिस्सा लेना विमेन्स का। जिस टाइम पे गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी यानी जो सॉल्ट मार्च करी थी, हजारों की संख्या में विमेन्स जो हैं वो अपने घरों से बाहर आई और उनको उनकी जो भी बातें थी उनको सुना। कई सारी प्रोटेस्ट मार्च थी सॉल्ट बनाने में, या जो फॉरेन क्लोथ्स थे, लिकर शॉप्स थी, उनकी लूट में इन्होंने जो है एक तरह से हिस्सा लिया। बहुत सारी जेल भी गई। अर्बन एरियाज यानी जो शहर के जहां इलाके थे वहां पर जो विमेन थी हाई कास्ट फैमिली से, और रूरल एरियाज में जो रिच पीजेंट्स थे, हाउस होल्ड घर परिवार थे, वहां की जो लेडीज थी उन्होंने जो है उसमें ज्यादा हिस्सा लिया था। गांधी जी की जो बातें थी उनको सुनकर उनको लगा कि उन्हें भी जो है नेशन को सर्व करना चाहिए, क्योंकि ये उनका एक अधिकार बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वुमेन, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जो है अपने देश के लिए सेवा करें। पर इससे भी ये जो पब्लिक रोल था जो बढ़ता जा रहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी बहुत ज्यादा कंप्लीट चेंज आ जाएगा विमेन की पोजीशन में, इस तरह से वो विजुअलाइज हो रहा था। गांधी जी पूरी तरह से कन्विंस थे कि ये जो है ड्यूटी होती है विमेन की कि वो जो है अपने घर परिवार को संभाले, अच्छी माँ बने, अच्छी पत्नी बने। और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस जो है पूरी तरह से हिचकिचाई कि विमेन को जो है किसी भी पोजीशन के लिए तैयार रखा जाए, कोई भी अथॉरिटी वाली पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें किसी भी वुमेन को जो है एक पोजीशन दी जाए, उसके लिए जो है कांग्रेस नहीं तैयार। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो उसका एक सिंबॉलिक प्रेजेंस था उसके लिए वो जो है ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका फिगर 9। यहाँ पर जो विमेन थी उन्होंने जो राष्ट्रीय तौर पे जुलूस निकल रहे थे, प्रोसेशन जुलूस को बोलते हैं, उसके लिए ये लोग जो है आगे आए। नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारी विमेन फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में घर से बाहर निकली थी, वो भी एक पब्लिक एरिया। इन जो मार्चर्स थे यानी जो लेडीज निकल रही थी उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी बुढ़ी बुढ़ी लेडीज हैं, मदर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं उनके साथ उनके में चल रही है। तो एक तरह से विमेन्स ने भी जो है अपनी ड्यूटी समझते हुए इसमें हिस्सा लिया। इसी तरीके से यहां देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हैं, जैसे 1918 से 1919 में जो यूपी के पीजेंट्स थे जो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस थे, परेशान थे, उनको ऑर्गेनाइज किया बाबा रामचंद्र। अप्रैल 1919 में जो गांधीयन हड़ताल हुई रोलेट एक्ट के अगेंस्ट वो हुई, साथ ही साथ जलियांवाला बाग मसैकरे भी अप्रैल 1919 में हुआ। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा और दूसरा गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। मई 1924 को अल्लूरी सीतारामा राजू जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने जो है अपना 2 साल का जो ट्राइबल स्ट्रगल था वेपन्स के साथ उसको खत्म कर दिया। लाहौर कांग्रेस दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस, और कांग्रेस ने उसमें अडॉप्ट करी डिमांड पूर्ण स्वराज, जो लाहौर कांग्रेस हुआ था मीटिंग जो हुई थी। 1930 में अंबेडकर ने एस्टैब्लिश किया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। मार्च 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके लिए उन्होंने दांडी में जो सॉल्ट लॉ थी उसको ब्रेक किया। मार्च 1931 में गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दिया। फिर दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से रीलॉन्च किया गया। तो ये था आपका थर्ड टॉपिक। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो करते हैं अगले वीडियो।